अच्छा सर, मुझे बताएं अब्रारुल हक के साथ आपके क्या मामलात हैं? कोई मामला नहीं है मेरा। कोई मामलात नहीं है? बस वो ऐसी मुझे पसंद नहीं है। अब आपको क्यों नहीं पसंद वो? बस वो बड़ी उसके अंदर अजीबोगरीब सी कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि मुनाफिक सा आदमी है, तो अच्छा। मुझे मुनाफिकत बड़ी बुरी लगती है। हम्म। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ मुझे जो है ना, वो मुनाफिकत लगती है कि आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते। हम्म। हाँ, अच्छा, लेकिन अगर क्योंकि अब्रारुल हक को भी बहुत लोग पसंद करते हैं, उनके गाने भी बहुत पसंद करते हैं और सेम आपके भी बहुत पसंद किए जाते हैं, तो कभी आप लोगों ने सोचा हो कि हम कोलैब करें? क्योंकि वो बहुत लोग बहुत उसको पसंद करेंगे, आई एम डैम श्योर। और वो सोचता रहता है ऐसी बातें, पूछता भी रहता है, लेकिन मैं तो कभी उसके साथ हाँ, नहीं उन्होंने गाना कहा भी है करूँगा। कि मैंने ऑफर करवाई, हम कोलैबोरेट करें, लेकिन आपकी तरफ से बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स जाता इसलिए है। कि वो मुनाफिकत करता है ना। वो अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में बैठ के उसने मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाया था, तो मैंने तो उसको छोड़ दिया। अगर इतनी ही बात ही रह गई थी कि मैं उसको एक दो लगा देता वहाँ पे। जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं घटिया किस्म का, फिर बाद में अदालत में इसको ले गया और अदालत में इसको कहना पड़ा कि मेरे से गलतफहमी हुई थी, अच्छा। तो ऐसे आदमी के साथ क्या गाना बनाना है? ऐसे आदमी के साथ इससे दूर रहना ज़्यादा बेहतर होता है। आपने बोला एक दो लगा दूं, अभी आपके पिछले दिनों के सहाफ़ी के साथ भी थोड़ी सी तल्ख़ कलामी हो गई थी, आपका इंटरव्यू करने आपके घर में आए थे, तो उन्होंने ऐसा क्या सवाल किया था कि आपको इतना गुस्सा आ गया था? फिर उसके बाद आपने क्या सोचा कि आइंदा मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, ऐसे सवालों को इग्नोर कर देना बस? तो वो इमरान खान बना हुआ था, खुद इमरान खान का फ़ैन था। अच्छा। मुझे ये कह रहा था कि आप में इमरान खान में तो बड़ा फ़र्क है। हाँ। तो मैंने कहा आज का मैं हूँ और इमरान खान 1996 का, जब उसने पार्टी बनाई थी, 8 सीटों से लड़ा था, 8 की 8 हार गया था। हालांकि अभी नया शौकत खानम बनाया था और नया अभी वर्ल्ड कप जीता था, तो किसी ने वोट नहीं दिया। तो मैंने कहा आज आप मुझे उससे कंपेयर करें जो बूट पॉलिश करके वज़ीर आज़म बना है, जनरल बाजवा के, जनरल फैज़ के, जनरल पाशा, जनरल ज़ेरुल इस्लाम, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिन्होंने पहली सीट दिलवाई थी। तो मुझे उससे कंपेयर इस तरह ना आप करें, क्योंकि मैंने कभी बूट पॉलिश नहीं की। तो उसने मुझे कहा कि लेकिन देखें ना, आपका तो उनसे कोई फिर मुकाबला नहीं। मैंने कहा यार मैंने भी आपको जवाब दिया, मेरी बात आप सुन नहीं रहे। हाँ। तो आप मेरा इंटरव्यू करने आए हो तो मैं आपका, तो कहता है नहीं जी मैं करने आया हूँ। मैंने कहा आपको मैंने बुलाया है या आपने रिक्वेस्ट की थी हमने आपका इंटरव्यू करना है? तो कहता जी मैंने रिक्वेस्ट की थी। तो मैंने कहा तो मेरी बात तो सुनो। कहता हाँ जी आपकी बात भी मैं सुन लूंगा। इस तरह बोलना शुरू हो गया। अच्छा। फिर मैंने उसको बस ये कहा था वैसे भी ऐसी लड़ाई हो जाए ना, औकात देखो, आप मुझे इमरान खान कदम ला रहे हो तो मेरे सामने आपकी क्या औकात है? फिर आप तो भी आपको तो जानते ही क्यों नहीं आप हो, या तो आप आमिर मीर हो ना, तो आपको गुफ्तगू भी फिर बेहतर करोगे। तो इस बात पे बस मैंने उसे कहा कि फिर आप निकल जाओ यहाँ से। फिर आपने कोई मालकान के साथ राब्ता किया कि ये बंदा मुझे नजर सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, मैं कभी किसी की नौकरी के पीछे नहीं जा सकता, ये तो बहुत ही फजूल बात है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं वो को तमीज़ सीखें। लेकिन उसने क्या किया, सोच के सवाल करें वो भी, लेकिन वो करने ही आया था। देखें मुकद्दस, अगर फर्ज करो कि उस आदमी को ये बात तो अपनी बेइज्जती लगी कि मैंने उसको घर से निकाल दिया है, तो उसको असूली तौर पे वो चीज़ चलानी नहीं चाहिए। उन्होंने चलाई भी, उन्होंने बहुत व्यूज भी लिए, तो वो करने ही से आया था ना, रील्स बना बना के बकायदा लगाई। तो इसका मतलब यही है कि उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। जो उनका एम था उन्होंने पूरा कर लिया। वो अचीव कर उसको व्यूज चाहिए थे, उसको मिल गए। अच्छा सर, ईद पे इरशाद भट्टी और कामरान शाहिद के साथ भी कोई मामला हो गया था शो के दौरान, वो क्या हुआ था वहाँ पर? कुछ नहीं हुआ था। वही बात कि इरशाद भट्टी को लग रहा था कि वो इमरान खान बन गया है। हाँ। मैंने इमरान खान के बारे में कोई बात की तो उसने मुझे कुछ कहना शुरू कर दिया। तो मैंने उसको कहा तुम्हें तमीज़ है? मैंने कहा तुम्हें मैंने पॉडकास्ट नहीं दिया, तुम मुझसे कहते रहे बार बार कि मेरा साथ पॉडकास्ट कर लें, अब तुम मेरे साथ आके बैठ गए हो यहाँ पे, तुम्हें किसने यहाँ पे बिठाया? मैंने मना किया था कि इरशाद भट्टी इस शो पे ना आए। तो मैंने उसको इतना ज़्यादा कुछ कहा कि वो एकदम उठा। मैंने कहा मेरी बड़ी इंसल्ट हो रही है। उसने अपना उतारा, इरशाद भट्टी वॉकआउट कर गए। इरशाद भट्टी भाग गया डर के। तो उसके बाद कामरान ने ये किया जो मुझे भी गिला है कामरान से, कि कामरान ने बजाय कि ये चीज़ दिखाता कि ये क्या हुआ है, तो उसने ये चीज़ काट दी। और वो जो गुफ्तगू कर रहा था वो चला दी, तो वो मुझे उससे गिला है। अच्छा मुझे बताएं, जवाद अहमद के ऊपर एक फिल्म बने तो उसका रोल कौन प्ले करेगा, क्या लगता है आपको? अमिताभ बच्चन करेगा। अच्छा, एंग्री यंग मैन वाला करेगा। वाकई में अमिताभ साहब बच्चन करेंगे? जाहिर बात है वो, क्योंकि जिस तरह का उनका कैरेक्टर होता था उस जमाने में, तो वो निज़ाम से लड़ रहे होते थे और इसलिए वो गुस्से में होते थे। और ये नहीं वो हाथापाई करते रहते थे, वो भी करनी पड़ती थी, लेकिन ज़्यादातर वो निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होते थे, लोगों को अपने साथ जमा करते थे। आप कभी उनकी फिल्में देखें, मज़दूरों के साथ, किसानों के साथ, उनकी ये सारी वो हैं। फिर लोगों के साथ जो कि
मैं आज़ाद हूँ एक फिल्म है उनकी, उसमें वो कहते हैं कि एक गाना है, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। तो वो बड़ा ज़बरदस्त गाना है, वो कभी आप बल्कि सुनना। और मैं आज़ाद हूँ ज़रूर देखना, आपको पता लगेगा कि अगर मुझे कभी कभी लगता है कि अमिताभ बच्चन को सियासत में तो आए थे, लेकिन वो ना सियासत में आए थे कांग्रेस के साथ, उनको अपनी पार्टी बनानी चाहिए थी और इनकलाबी पार्टी बनानी चाहिए थी। उनके अंदर वो चीज़ मुझे नज़र आती है जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान में नजर उनके अंदर वो स्पार्क नजर नहीं आता। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी आपका नया क्या आ रहा है, कोई गाना आ रहा है आपका? अभी एक बजट के ऊपर एक गाना मैंने किया है, भोला क्या करे। भोला जो है ना, वो पाकिस्तान की हर औरत, हर मर्द और हर बच्चा है जिसको भोले के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वो पंजाबी में कहते हैं पोला, हाँ है ना, वो वाला। वो बेचारे ऐसे ही हैं सर। अच्छा, बजट के ऊपर सारी आवाम रोती भी नजर आ रही है, लेकिन आप गा रहे हैं, तो जरा गा के फिर सुनाएं भी। मैंने तो जिन लोगों के लिए गाया ना वो वही हैं, वो सब भोले हैं, मैं उनको भोला समझता हूँ। 17% सेल्स टैक्स, आम आदमी और इतना टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, कपड़े पे टैक्स, चीनी जाएगी घर, फोन बिजली पे टैक्स। भोला क्या करे, वो जिए या मरे। वाह सर, शानदार, कितना आपने खूबसूरत गाना लिखा, और वाकई आपने सही लिखा, बोला क्या करे वो जिए या मरे। आपको क्या लगता है जो बजट बनाए जाते हैं वाकई अवाम दोस्त बजट होते हैं? बराबरी पार्टी पहला अवाम दोस्त बजट बनाएगी, क्योंकि हम आम लोगों में से हैं, ये कभी नहीं बना सकते सब लोग, इनके बस की बात नहीं है। अच्छा सर, अब मुझे बताएं, अब नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या, हम कहाँ पर चल रहे हैं? अब हम चल रहे हैं मेरे पार्टी ऑफिस। ओके। और वो जो प्रॉपर ऑफिस है पार्टी का। सर, बराबरी पार्टी के ऑफिस में हम आ चुके हैं। मुझे बताएं, जो आपने सोच की पार्टी बनाई थी, क्या आपने वो सब गोल्स अचीव कर लिए हैं या अभी भी स्ट्रगलिंग मोड पे हैं? अच्छा देखिए, हमारा जो गोल है वो तो सोशलिज्म है, तो सोशलिज्म तो आसपास में नजर नहीं आ रहा हमें भी, तो इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा। जो आप पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको? मुझे तो सारा कुछ ही सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि मैं बना रहा हूँ एक आम लोगों की पार्टी। अगर 2013 में मैं इमरान खान के 4 दफ़ा कहने पे पीटीआई ज्वाइन कर लेता, या एहसन इकबाल साहब के कहने पे मेरे घर आए थे वो स्पेशली, अच्छा, तो अगर मैं नून लीग ज्वाइन कर लेता, या मैं जुल्फ़िकार गोंदल के कहने पे पीपल्स पार्टी की टिकट ले लेता लाहौर से, तो इन तीनों पार्टीज को हर वक्त आप देखते हैं टीवी पे बैठी होती है, बिल्कुल, मैं भी बैठा होता हर वक्त। मतलब आपको दूसरी पार्टीज की तरफ से बड़ी ऑफर्स आई थी जी, लेकिन आपने मर्ज करने का नहीं सोचा? बिल्कुल भी मर्ज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो इनके खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि ये सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज की, कबायली सरदारों की, सियासी पीर मुर्शिदों घराने जो हैं उनकी, और फिर ये जो बदमाश हैं अमीर किस्म के दौलतमंद हर शहर में बैठे हुए हैं, इनकी पार्टियां हैं, तो हम तो इनके खिलाफ हैं। हम तो इस पूरी रूलिंग एलीट के सियासी मुखालिफ हैं। हम अगले 5 सालों में बराबरी पार्टी कहाँ पे देख रहे हैं? बराबरी पार्टी समझती है कि पाकिस्तान के अंदर 3 मसले हैं बड़े, और वो सारे जो हैं वो उनका शऊर से ज़्यादा अखलाकियात से ताल्लुक़ है। लेकिन ये वाली अखलाकियात नहीं कि किसी ने क्या कपड़े पहने हैं, कोई क्या डिमांड्स कर रहा है कि जी मुझे आज़ादियाँ चाहिए। अखलाकियात ये वाली कि जहालत से निकलें लोग, मुनाफिकत से निकलें, और फिर जो आखिरी दर्जे पे जो मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर, वो है कि वो बेगैरती से निकलें। देखें, इस मुल्क के अंदर लोगों को ये समझ ही नहीं आती कि इस मुल्क की हर चीज़ पे उनका हक है। बिल्कुल, अगर वो अपना हक नहीं मांगते तो पहले लेवल पे तो वो जाहिल हैं। अच्छा फ़र्ज़ करें उनकी जहालत को दूर करने के लिए पार्टी आ जाती है, बराबरी पार्टी, और वो आके कहती है कि नहीं, आप सब कुछ ले सकते हैं इस मुल्क में जो आपके तबके को नहीं मिल रहा, तो फिर उनके अंदर एक मुनाफिकत होती है। अगर वो फिर भी नहीं करेंगे, समझ भी जाएंगे नहीं करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर वो फिर भी हमारे कहने के बावजूद और हमारे
उनको शऊर देने के बावजूद ये काम नहीं करते, तो फिर वो बेगैरती भी होती है, क्योंकि फिर वो ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। हमने कहा था कि पार्टी ज्वाइन करो और अपनी हुकूमत बनाओ। इमरान खान ने ना इनको बदतमीज़ और गालम गलोच फोश करने वाले बनाया है, और सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा निकालने से ये होता है कि आपने असल में जो आपका गुस्सा होता है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा। निज़ाम के ख़िलाफ़, जिसका असल मतलब ये होता है कि आप ऑर्गेनाइज हों, आप महल्लों की सतह पे छोटे छोटे घरों के अंदर, दफ्तरों के अंदर गुफ्तगू करें, मीटिंग्स करें, लोग हमारे मसाइल के हैं, हल कैसे करने। सियासी अमल ये होता है। सोशल मीडिया पे आके बक बक करना, कमेंट कर देना। मुझे तो एक्चुअली जो कमेंट करने वाले लोग होते हैं ना सोशल मीडिया पे, मुझे वो दुनिया के फारिग तरीन लोग लगते हैं। अच्छा। कि ऐसे आगे कमेंट करके चले जाते हैं। भाई तुम्हारे कमेंट से क्या होना है? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतने बड़े बड़े माफियाज हैं, इन माफियाज के अंदर बराबरी पार्टी अपनी जगह कैसे बनाएगी? क्योंकि आपका काम तो सोशलिज्म के ऊपर काम करना है। हम तो देखें ना, लोगों तक जाना चाहते हैं अपना पैगाम लेके कि इस मुल्क के अंदर बराबरी पार्टी के अलावा अब कोई कुछ भी तब्दील नहीं कर सकता आम लोगों के लिए। अच्छा। अगर उनको ये बात पहुंचेगी तो वो खुद ब खुद लाखों में, करोड़ों की तादाद में हमारी तरफ आएंगे। उसमें हमारे सामने जो रुकावट है वो पीटीआई है सबसे बड़ी, क्योंकि वो मेरे सोशल मीडिया को ब्लॉक करती है। ये बड़े अरसे से 6 साल से कर रहे हैं कि मेरा ट्विटर, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा टिकटॉक, मेरा यूट्यूब, ये सारा का सारा इस पे रिपोर्टिंग करते हैं ये। अच्छा। हज़ारों की तादाद में। लेकिन वो क्यों? ताकि मेरी बात आगे ना जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई इंसान इस मुल्क में पार्टी बना सकता है ना, और अगर पार्टी ये बना गया तो फिर ये तो अमीर आदमी की तो पार्टी बना नहीं रहा, ये तो आम लोगों की पार्टी बना रहा है, तो फिर हम इसको नहीं रोक सकेंगे। यहाँ तक कि ये ऐसी दिखाते हैं इमरान खान को। एक दिन मैं देख रहा था, वो देखें जी इमरान खान का जो कुर्ता है यहाँ से फटा हुआ है, इतना ये सादा आदमी। अक्सर वीडियोस है जमीन पे बैठ के लोग के साथ खाना खाते हैं, सादी रोटी खाते हैं, सब हालांकि मैं तो ये मेरी तो जिंदगी का हिस्सा ही है, मैं तो करता ही यही हूँ ना। वो तो सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए करते हैं, लेकिन असलियत क्या है उनकी? असलियत ये है कि जिस वक्त ये बने वजीर आजम तो इन्होंने करोड़ों रुपए की जदादें खरीद ली। अब आपकी ये कमीज फटी को क्या क्या हम करें? हाँ सर, आप कहते हैं कि मैं इमरान खान की तरह चंदा लेके पार्टी को नहीं चला सकता, तो पार्टी के अखराजात पूरे कहाँ से हो रहे हैं फिर? नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि हम चंदा नहीं लेंगे कभी। मैं ये कहता हूँ कि हम अमीर से चंदा नहीं लेंगे। अच्छा। अमीर से फंडिंग ये करवाते हैं, फिर अमीर इनसे काम करवाता है अपने। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि कभी गरीब आदमी के और आम आदमी के चंदे से कोई पार्टी नहीं चली। अगर एक पार्टी हमारी जैसी के 1 करोड़ मेंबर हो और वो सब 100 रुपया चंदा दें, पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, ज़हन रखें, तो 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। अवामी पार्टी कितने मेंबरशिप हो सकती है अगर उनको समझ आ जाए। तो अगर 100 रुपया वो चंदा दें तो 1 महीने में ये बनता है 1 अरब रुपया, ठीक है, 1 करोड़ लोग देंगे। 1 साल में बनता है 12 अरब रुपया, बिल्कुल, और 5 साल में बनता है 60 अरब रुपया। तो 60 अरब रुपए से आप पाकिस्तान में 4 दफ़ा इनकलाब कर सकते हैं। बिल्कुल सर। एक और पार्टी आई है